Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल फर्स्ट। ओके जी, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे क्लास का ये रूल्स है कि हम पहले 10 मिनट्स प्रीवियस रिवीजन करते हैं। तो पहले 10 मिनट्स की हम रिवीजन करेंगे, जितना भी हमने 8 लेक्चर्स तक पढ़ा हुआ है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, तो सभी लोगों ने रिवाइज करते हुए चल रहे हो ना अपना? सभी लोग अपना रिवाइज करते हुए चल रहे हो आप लोग? किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें अपना सेशन आज का। चलिए जी, पहले स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, अभी तक आपके 8 लेक्चर हो चुके हैं, तो 8 कम से कम मैंने 8 टाइम्स तो आपको रिवाइज करा ही दिया है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो मैं पूछती जाऊंगी, आप फटाफट मुझे क्वेश्चन के आंसर्स बता देना। ओके जी, चलिए रेडी है सभी लोग? फोकस हो जाओ, अब बिल्कुल फोकस हो जाओ इधर, बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, लेक्चर की तरफ फोकस हो जाइए सभी लोग। चलिए देखिए, अब सुनना है ध्यान से। 10 मिनट्स रिवाइज कर रहे हैं, क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है, अब हमारे ब्रेन में सेट हो चुका है पूरा। देखिए, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट का जो टॉपिक था वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किसने दिया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? जल्दी बताओ, रैंक एंड वर्नर ने। एंड ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी पर बेस्ड था, ये हमें पता है। हमने बताया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला था? पीरियड्स बोला था। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला था? ग्रुप्स बोला था, जिसमें से कि फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक को रखा गया था। अब एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया था? एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया था। ओके जी, तो क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक के लिए कोई सेपरेट ग्रुप क्यों नहीं बनाया गया? इसको थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में ही क्यों रखा गया? तो मैंने इसका रीज़न बताया था आपको। इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D का जब हम सम करते हैं तो वो 3 आता है, इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया है। ओके, कोई डाउट? चलिए जी, फिर मैंने बताया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप को ही क्यों रखा गया, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप्स को ही क्यों रखा गया, 3 to 12 डी ब्लॉक्स को रखा गया, एंड पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप को ही क्यों रखा गया। क्वेश्चन आया था, मैंने इसका रीज़न दिया था आपको कि एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होती है, एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, इसलिए एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ओके जी, चलिए पी ब्लॉक, अब आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? 13 to 18 पी ब्लॉक बिलोंग करता है। अब 13 ग्रुप में सिर्फ 6 ग्रुप को ही क्यों रखा गया? बिकॉज जो पी सबशेल होती है, अब सबशेल क्या होती है? एस, पी, डी एंड एफ, इसको हम बोलते हैं सबशेल। ओके जी, तो जो पी सबशेल होती है, पी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है। अब ऑर्बिटल क्या होती है? मैंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल में एक डिफरेंस बताया था आप लोगों को। जो ऑर्बिट होती है मतलब इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, उस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। एंड ऑर्बिटल क्या होता है? मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पाए जाने की, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर है? मैंने ये आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। तो जो पी सबशेल होती है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। अब एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। ओके जी, चलिए डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? 3 to 12 डी ब्लॉक बिलोंग करता है, जिसमें 11 ग्रुप को हमने क्या बोला था? कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल क्या होता है? कॉइनेज मेटल का मतलब जो कॉइन का फॉर्मेशन करती है।
कौन कौन से एलिमेंट रखे गए थे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके जी। 12th ग्रुप को क्या बोला था? वॉलेटाइल मेटल्स। वॉलेटाइल मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट थे? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। चलिए जी, ये तो हमें पता है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं 3 to 12 रखे गए। डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप को ही क्यों रखा गया? बिकॉज जो डी सबशेल होती है, जो डी सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसलिए डी ब्लॉक को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ओके जी। चलिए, मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक का। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। ओके जी। इसलिए जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है। मेटालिक नेचर क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का, उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर अट्रैक्शन कम हो गया, और मेटल्स में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं, अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो गया तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा रख लेगा। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है। नॉन मेटालिक नेचर कहाँ बढ़ता है? जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है। बिकॉज नॉन मेटालिक नेचर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। अब नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता क्यों है? बिकॉज पीरियड में जाने पर नंबर ऑफ शेल जो होती है वो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में जाने पर बढ़ते हैं। ओके जी, क्लियर है? चलिए, उसके बाद मैंने आपको 3-4 जनरल ट्रेंड बताए थे। जनरल ट्रेंड एक्सेप्शन, हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरे उस टॉपिक को पूरा डीप में जाकर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया था कि अगर हमें बिना पढ़े हुए भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए सडनली तो कैसे ट्रीट करेंगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद रखना। ऑलवेज ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सिर्फ एटॉमिक साइज बढ़ता है। ओके जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों चीज़ कम होती हैं। जब भी हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज कम होती है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ता है। ये क्या होता है? बढ़ता है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? वो भी बढ़ती है। एक और बार सुन लो, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आईपी बढ़ता है, ईए बढ़ता है एंड ईएन भी बढ़ती है। ओके जी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था एसिडिक और बेसिक को मैंने ट्रीट करना बताया था। कैसे ट्रीट करेंगे अगर एसिडिक और बेसिक का क्वेश्चन आ जाए? जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, याद रखना है, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता है, एंड जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि अगर मान लो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो हमें पता है, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ओके जी। लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते? कितने ग्रुप्स बताए थे मैंने? 27। ओके जी। फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया है, पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया है, तो कैसे उसकी पोजीशन निकालेंगे एलिमेंट की कि वो किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बताया था, जब भी एटॉमिक नंबर दिया हो तो पीरियड्स को ऑलवेज फिंगर्स पे निकालेंगे। 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86 एंड 87 to 118। इनके बीच जिस पीरियड में भी बिलोंग कर रहा हो वो उस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। अब मैंने ग्रुप निकालना कैसे बताया था? मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, Z + 18 - एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस।
जिसमें Z क्या था, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूँगी, बेसिक से बेसिक। कोई भी पॉइंट को मैं उसका उसी टाइम बताऊँगी आपको कि इसका बेसिक पॉइंट क्या है, बात के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तो ध्यान से लेक्चर को देखते रहना है। अब Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस मैंने आपको बताई थी इनर्ट गैसेस। क्यों बोलते थे इसको इनर्ट गैसेस, बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव होती थी। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ऐसे 2 नोबल गैसेस के नाम बताइए मुझे कमेंट में, जो रिएक्ट कर लेती हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। क्यों कर लेती हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो मुझे उन 2 एलिमेंट्स का नेम आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से, जल्दी बताइए कौन सी नोबल गैसेस थी वो 2। सिर्फ 2 नोबल गैसेस ऐसी थी जो रिएक्ट कर सकती हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। जल्दी आंसर दो, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप लोग घर जाकर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी लेक्चर्स को देखने का। जल्दी बताओ क्या बताई थी, वेरी गुड, क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन। ये 2 नोबल गैसेस ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाती हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। चलिए जी, तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, ग्रुप नंबर पे थे कि जब भी हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हो तो पीरियड निकालना बता दिया। ग्रुप के लिए फॉर्मूला बताया था Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। उसके बाद वो जिस भी ब्लॉक जो उसका ग्रुप नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग बात तो आप बता दोगे कि मान लो किसी का ग्रुप नंबर 3 आया तो मैंने बताया था 1 to 2 S ब्लॉक, 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 P ब्लॉक एंड थर्ड ग्रुप में 6 एंड 7th पीरियड में F ब्लॉक को रखा गया। 6 ग्रुप को क्या बोला था, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आज ही क्वेश्चन कराऊंगी। प्रीवियस ईयर में कम से कम 4 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि लेंथेनॉइड, सिर्फ ये पूछा था। मैं ऐसे क्वेश्चंस को कोई बिल्कुल जीरो मानती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखते हैं आंसर क्या था कि लेंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम। अच्छा बताओ तो कि लेंथेनॉइड्स का मैंने एक और नाम बताया था, जल्दी बताओ क्या बताया था, रेयर अर्थ मेटल्स। वेरी गुड। एंड 7th पीरियड में, थर्ड ग्रुप के 7th पीरियड में रखे गए एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं, 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। एक्टिनॉइड्स का मैंने एक और नाम बताया था, सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं एंड एटॉमिक नंबर 92 के ऊपर सारे एलिमेंट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट होते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब मैन मेड एलिमेंट। ओके जी, क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर दिया हो, अगर आप किसी भी पीरियड, किसी भी ग्रुप, किसी भी ब्लॉक आप बता देंगे। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर दे दिया है, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर दे दिया है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, मैंने ट्रिक बताई थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस हाईएस्ट सब शेल में जा रहा हो, मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही उसका पीरियड नंबर होता है। ओके जी, ओके जी। फिर मैंने बताया था ब्लॉक कैसे निकालेंगे। ब्लॉक के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, एक सेकेंड फिर से सुनो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, 1 2 3 4 5 ये शेल होती हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, अगर पहले मैंने गलत बोल दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड नंबर हो गया एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, एंड इसके लिए मैंने एस ब्लॉक के लिए कंडीशन बताई थी कि एस ब्लॉक का तभी माना जाएगा जब n-2f एंड n-1d में एम्प्टी होगा। ओके जी, तो आप इससे तो पता लगा लेंगे अब कि किस ब्लॉक का हो गया। अब आपने पीरियड बता दिया, ब्लॉक बता दिया, अब ग्रुप कैसे बताएंगे कि किस ग्रुप का है।
तो मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी। हमने पता लगा लिया कि एस ब्लॉक का है, लेकिन एस ब्लॉक में तो 2 ग्रुप होते हैं ना, कैसे पता लगाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप का है कि सेकेंड ग्रुप का है? किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर। इलेक्ट्रॉन इन एनएस, जितने भी एनएस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्रुप नंबर को डिनोट करेंगे। अगर पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर, तो हमने पता लगा लिया है कि पी ब्लॉक किस ग्रुप में बिलोंग करता है, 13 to 18। ओके जी, बिलोंग करता है ना। अब इसमें टोटल 6 ग्रुप है। अब हमें पता पड़ गया है कि पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक में भी किसका है, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एनपी उसके ग्रुप नंबर को डिनोट करेगा। अब डी ब्लॉक का कैसे पता लगाएंगे कि डी ब्लॉक का, हमने ये तो पता लगा लिया कि डी ब्लॉक का है, लेकिन डी ब्लॉक में भी किस ग्रुप का है ये कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड इलेक्ट्रॉन इन n-1d का जो सम होता है वो उसके ग्रुप नंबर को डिनोट करेगा। क्लियर है? ओके जी, यहाँ तक सब क्लियर है। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था आयनिक और कोवेलेंट का। जब भी आयनिक एंड कोवेलेंट का क्वेश्चन आता है तो कहाँ से ट्रीट करेंगे? जल्दी बताओ। जब भी आयनिक एंड कोवेलेंट का कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो कैसे ट्रीट करोगे? पोलराइजेशन। वेरी गुड। पोलराइजेशन का क्या ट्रेंड था? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था साइज ऑफ कैटाइन के। एक और फॉर्मूला था कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट नेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक नेचर के। चलिए जी, उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमने एस ब्लॉक भी, पी ब्लॉक भी, डी ब्लॉक भी, एफ ब्लॉक भी। एस ब्लॉक के मेंबर मैंने आपको याद करा दिए थे, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए को क्या बोला था? एल्कलाइन मेटल्स, एंड सेकेंड ए को क्या बोला था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज these oxide and hydroxide are basic in nature, इसलिए फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। एंड सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज these oxide and hydroxides are also basic in nature but found in earth crust, इसलिए सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला था। फर्स्ट ए की एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1 एंड सेकेंड ए की +2। चलिए, एलिमेंट तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, आपको याद कर लिया। चलिए, गुड, वेरी गुड। उसके बाद हमने डी ब्लॉक भी पढ़ लिया था। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आज याद करना सिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक पढ़ा था। टोटल डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स थे? 14 एलिमेंट्स थे। उसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनका एक और नाम था ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों बोला था? बिकॉज ये ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं किसके और किसके बीच? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। कौन सी होती है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स? एस ब्लॉक। एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं? पी ब्लॉक। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ये भी PYQ है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन n-1d पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। एंड बताया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट में भी यूज होते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड कॉन्सेप्ट बताया था मैंने डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक कलर क्यों शो करते हैं? ड्यू टू DD ट्रांजिशन। मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ तो डी ब्लॉक की बात हो रही है, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी शो करता है, अगर कोई एलिमेंट कलर दिखा रहा है तो वो क्यों कलर दिखा रहा है? मैंने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि कोई भी एलिमेंट जब विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं जो कि उसकी स्टेबल नहीं होती, तो उनको अपने हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। तो जब वो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ एनर्जी का एमिशन करते हैं, वही एनर्जी हमें कलर के फॉर्म में विजिबल होती है। ओके जी, चलिए। उसके बाद मैंने बताया था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ बिलोंग करते थे? 13 to 18 डी ब्लॉक के मेंबर्स थे। मैंने इनकी ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने के लिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। किसी को कोई डाउट है? हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। मैंने एक और बताई थी कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है एलिमेंट तो उसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। सेकेंड हम पढ़ रहे थे बोर क्लासिफिकेशन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन
कंप्लीटली फिल्ड, देन n-1, n-2, n-1 है तो पेनल्टीमेट एंड n-2 है तो प्री पेनल्टीमेट, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके थे अपना नोबल गैसेस जो कि कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, उसकी अल्टीमेट शेल भी, पेनल्टीमेट शेल भी एंड प्री पेनल्टीमेट शेल भी। ओके जी, हमने एस एंड पी ब्लॉक जिसको क्या बोला था, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेड एलिमेंट एक्सेप्ट 18 ग्रुप, क्योंकि 18 ग्रुप को तुमने क्लासीफाई कर ही दिया है ना। चलिए जी, तो यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ये बताओ पहले। आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हो? अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, कैसे रिकॉल करोगे, कैसे याद करोगे। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर अपना यहाँ पर छोड़ा था कि नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था डायगोनल रिलेशनशिप्स? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में। क्यों? ड्यू टू ऑलमोस्ट क्या सेम था, सेम चार्ज डेंसिटी, सेम आईपी, सेम, जल्दी बताओ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। वेरी गुड। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ये सबको आ गए थे क्वेश्चन समझने। चलिए, आज एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है न्यू हो, आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा हो, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ओके जी, चलो देखो, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, देखो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनमें डी सबशेल नहीं बनती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि डी सबशेल सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 4D से। 4D नहीं 3D से स्टार्ट हुई थी। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप भी गलत बोलोगे, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, 3D या 4D? अब आप बताओगे मैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 3D से। अगर 3D से स्टार्ट हुई है तो NS का कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 4s, बिकॉज D हमेशा कौन सा आता है, n-1 वाला। तो D जो D सबशेल होती हैं या फिर जो D ब्लॉक के मेंबर्स जो बिलोंग करते हैं वो सबसे पहले फोर्थ पीरियड में तो इसका मतलब 3D सीरीज। तो जो D ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं वो 3D सीरीज से स्टार्ट होते हैं, मतलब सेकेंड पीरियड में D ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं आता है। इसलिए जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी जो ग्राउंड स्टेट में जो वैलेंसी होती है सिर्फ वही वैलेंसी शो करते हैं। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी लास्ट लेक्चर में याद कराए थे। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मान लो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, ए एलिमेंट की बी एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग होने की कैपेसिटी है, मतलब ए एलिमेंट जो बी एलिमेंट से कंबाइन होगा उसकी जो कैपेसिटी है उसको ही बोलते हैं वैलेंसी। ओके, तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, लेकिन सेकेंड पीरियड के नीचे जितने भी पीरियड्स आ रहे हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके जी, चलिए देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं। ये एलिमेंट दिया हुआ है सेकेंड पीरियड का नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लिखना जानते हैं, अगर नहीं लिखना जानते हो तो मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर्स को देखना। ओके जी, देखो जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s, जो लास्ट हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसमें 2, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग ऑलवेज s एंड p ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच होती है एंड बॉन्डिंग में ऑलवेज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जानते हैं क्या होता है, देखो हमारे पास 4 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है मेटालिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नो डाउट मेटालिक बॉन्ड नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड है तो मेटल्स में प्रेजेंट होगा। ओके जी, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्लियर पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको एक जनरल रिव्यू दे रही हूँ। मेटालिक बॉन्ड
मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स में प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एंड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। और नॉन मेटल्स कहाँ पाई जाती थी, जल्दी बताओ, कहाँ पाई जाती थी? पी ब्लॉक में। तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा? पी ब्लॉक में। याद कर लिया, मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स में, आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल्स में, एंड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स में, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता था? ये दोनों में बनता है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड बिटवीन नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ओके जी, चलिए। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को छोड़ दो, जो सेकेंड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन हमने लिख लिया। अब इसमें आपको हाफ फिल्ड कौन कौन सी नजर आ रही हैं? यही तो आ रही है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ यही करेंगी। तो कितनी हाफ ऑर्बिटल्स नजर आ रही हैं? 3। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अब क्या ये इससे भी ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता है? क्या ये एक्साइटेड हो सकता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी और सब शेल या फिर किसी और ऑर्बिटल में जा सकता है? नहीं जा सकता, बिकॉज 2D तो बनता नहीं है। अब क्यों नहीं बनता? बिकॉज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो N भी इसमें 2 है एंड जो L होता है वो भी इसमें 2 है। तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, इसलिए 2D का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए इसकी जो ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी होगी वो 3 होगी। 3 से ज़्यादा नाइट्रोजन वैलेंसी शो नहीं कर सकता, जबकि जो फॉस्फोरस होता है वो नो डाउट अपने ग्राउंड स्टेट में 3 वैलेंसी तो शो करेगा ही करेगा। 3 p के इलेक्ट्रॉन खाली है ना, ये शो तो करेगा ही करेगा ना ग्राउंड स्टेट में। लेकिन ये अपने जो s के जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड हो जाएगा 3D ऑर्बिटल्स में, क्योंकि इसकी तो 3D पूरी खाली पड़ी है, ये एक्साइटेड हो जाएगा। तो अभी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? काउंट करो। इसका ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? 5। तो जो फॉस्फोरस है वो ग्राउंड स्टेट में तो 3 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो s का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? d ऑर्बिटल्स में। इसलिए एक्साइटेड स्टेट में किसकी कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 5। तभी NCl3 बन जाता है, नो डाउट PCl3 भी बन जाता है। लेकिन NCl5 कैसे बनेगा? बना दोगे तुम NCl5? कैसे बना पाओगे बताना जरा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो तुम 5 एलिमेंट को कैसे अटैच कर दोगे नाइट्रोजन के साथ? वैलेंसी याद करना बताई थी। नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है? 15th ग्रुप का। मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 15th ग्रुप में? जो ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है। एंड अगर 4th ग्रुप तक है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन 14th ग्रुप के बाद 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो, वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो 15th ग्रुप में नो डाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। लेकिन वैलेंसी कितनी है? 3। तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 एलिमेंट से कंबाइन कर पाएगा बेटा, क्योंकि वैलेंसी कितनी है? 3। इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जबकि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस नो डाउट ग्राउंड स्टेट में 3 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन इसके पास 3D भी तो खाली है, तो s का इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर देगा? d ऑर्बिटल्स में। तो ये 3 के साथ साथ अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5 वैलेंसी भी शो करेगा। तभी क्वेश्चन आता है कि NCl3 बन जाता है, PCl3 भी बन जाता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है, जबकि PCl5 बन जाता है। तो NCl5 क्यों नहीं बन रहा है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। एंड PCl5 क्यों बन रहा है? बिकॉज फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन या फिर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो अब हमने लिया है ऑक्सीजन, गर्मी बहुत हो रही है, चलो हमने लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। नो डाउट इसमें भी 2d नहीं है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए और 2p में पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाएगा, देन पेयरिंग होगी। ये किसका प्रिंसिपल था मुझे बताना जरा कमेंट में। तो इसमें आपको हाफ फिल्ड कितनी ऑर्बिटल्स दिख रही हैं? 2।
2 ऑर्बिटल्स दिख रही है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। इसलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है ग्राउंड स्टेट में वो नो डाउट 2 होती है। क्लियर है। इससे ज़्यादा तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है थर्ड पीरियड। जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में हमने इसके नीचे वाला एलिमेंट लिया है 16 सल्फर। 16 सल्फर का जो हम जनरल कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d तो हमारी पूरी खाली पड़ी है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 3s2 एंड 3p4 में। तो नो डाउट 3s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3p में हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन 3 बार फिल कर दिया, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। देन और तो ऑर्बिटल्स खत्म हो गई, फिर पेयरिंग ही तो करेंगे, लास्ट ऑप्शन तो हमें पेयरिंग ही तो बचता है, तो हमने पेयरिंग कर दी। अब आप बताओ इसमें कितनी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नजर आ रही हैं 2। नो डाउट कि सल्फर भी 2 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन कब शो करेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, कभी भी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करेगा, एक्सपेंड ऑलवेज सेकंड पीरियड के बाद ही करेगा। ओके जी, चलिए। तो नो डाउट ग्राउंड स्टेट में सल्फर की वैलेंसी 2 है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब पी में एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें पेयरिंग हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब काउंट करो, अब देखो ऐसे बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एंड डी में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए, अब हाफ फिल्ड कितने नज़र आ रहे हैं 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। तो नो डाउट सल्फर अपनी ग्राउंड स्टेट में 2 वैलेंसी शो करता है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 वैलेंसी शो करता है। अब ये क्या देखो, लास्ट की बात कर रहे हैं, अब देखो इसको कि कहीं और भी अपने आप को ट्रांसफ़र कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, बिकॉज अभी 3s के भी तो इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 3s का एक इलेक्ट्रॉन दोबारा से 3d में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5। तो क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी शो करता है, जबकि सल्फर ग्राउंड स्टेट में 2 वैलेंसी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 वैलेंसी एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 वैलेंसी तक शो कर देता है। क्या रीज़न है इसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जो कि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं, इसलिए अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी शो करता है। जबकि जो सल्फर होता है, सल्फर थर्ड पीरियड का मेंबर है एंड इसमें वैकेंट डी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है, इसलिए सल्फर 2 से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। फिर इसका एक और क्वेश्चन आता है, तभी OF2 बन जाता है, OF4 नहीं बनता। कैसे बन जाएगा? जब ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन सिर्फ 2 के साथ ही कंबाइन हो सकता है। मान लो एक ऑक्सीजन एक मिडल में खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ 4 पर्सन खड़े हुए हैं, तो उसकी जब वो कैपेबिलिटी उसके साथ 2 के साथ बात करने की है, तो वो 4 आदमी से बात कैसे कर लेगा? इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो करता है, इसलिए OF2 बन जाता है, OF4 नहीं बनता। जबकि जो सल्फर है वो तो 2 वैलेंसी भी शो करता है, 4 वैलेंसी भी शो करता है, 6 वैलेंसी भी शो करता है, इसलिए SF2 भी बन जाता है, SF4 भी बन जाता है, SF6 भी बन जाता है, लेकिन SF8 इतना ज़्यादा अब कहाँ से एक्सपेंड कर लेगा? खुद बताओ आप लोग। पेन चेंज कर लेती हूँ तब आपको समझ आएगा। देखो अब कोई एक्सपेंड करने, अब तो फिर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल है, लेकिन हमने बताया ना कि बॉन्डिंग ऑलवेज आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन तो 3 है ना, 3s या फिर 3p, ये तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में ऑलवेज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत आगे तक इसका यूज़ है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। सेकंड हम पढ़ रहे थे बोर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने फर्स्ट बता दिया था नोबल गैसेस एंड सेकंड बता दिया था नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन उसमें कौन नहीं था 18 ग्रुप। अब पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किसको बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट्स? डी ब्लॉक के मेंबर्स को बोला था। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया था ना, एक एक कम करते जाओ।
जो नोबल गैसेस थी उसमें तीनों कंप्लीटली फिल थे, अल्टीमेट शेल भी, पेनल्टीमेट शेल भी और प्री पेनल्टीमेट शेल भी। जो नीचे आए उससे नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके जी, उसमें क्या था, एक कम कर दो, मतलब आउटर मोस्ट की जो ऑर्बिटल्स है, फिर अल्टीमेट जो शेल थी वो इनकम्प्लीट फिल थी, जबकि पेनल्टीमेट शेल एंड प्री पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल थी। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब एक और कम कर दो, देखो मैंने बताया था ना यहाँ पर, देखो ये रहा चार्ट बताया था ना, ये हमने दो क्लियर कर लिए। तीसरा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक और कम कर दो, मतलब इसकी अल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी, इसकी पेनल्टीमेट शेल भी कंप्लीटली फिल्ड होगी, लेकिन जो इसकी n-2 जो प्री पेनल्टीमेट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगी। मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें 12th ग्रुप को नहीं मानते हैं, वॉलेटाइल मेटल्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज उसकी पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। आगे बताऊंगी, देखो ये रहा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से मेंबर होते हैं? दे हैव इनकम्प्लीट कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस सेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल, बट ऑल रिमेनिंग शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। फिर से सुनो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो वैलेंस शेल या फिर अल्टीमेट शेल जो होती हैं एंड जो पेनल्टीमेट शेल होती हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, जबकि जो अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल जो होती हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नो डाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन 12th ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, बिकॉज इसकी जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। लेकिन हमारे डाटा के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट वही माना गया है जिसमें पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट है, जबकि जो 12th मेंबर में आप देखोगे, देखो आयरन देख लो, आयरन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 12th ग्रुप का। इसकी देखो नो डाउट इनकम्प्लीट है। आप कहोगे मैम ये इनकम्प्लीट कैसे हो गई, 4s2 तो पूरा है, 4p कहाँ है, 4d कहाँ है, 4f कहाँ है कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो बस ये इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट कैसे, आप पूछोगे इसमें मैम f भी तो नहीं आ रहा है, तो आपने कैसे बता दिया कि ये वो है कंप्लीट है? 3f बनता था, 3f बन जाता था। कब बनता था 3f? मैंने बताया था ना, 4f सबसे पहले बनता है, d में सबसे पहले 3d बनता है एंड f में सबसे पहले 4f बनता है। तो ये देखो ये इनकम्प्लीट है ना, d में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 10। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट है एंड पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट है, जबकि प्री पेनल्टीमेट कंप्लीट है। लेकिन 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 जो 12th ग्रुप होता है वोलेटाइल मेटल्स, उसमें अगर हम देखें एक्सेप्शन पाया जाता है, तो इसमें नो डाउट आउटर मोस्ट शेल तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, बिकॉज ना 4p है, ना 4d है, ना 4f है, लेकिन जो इसकी पेनल्टीमेट शेल है वो कंप्लीटली फिल है। देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये फिल करना आप जानते हो ना, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं? 2। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एस ब्लॉक के मेंबर याद करा दिए थे, फिर से रिवाइज करें। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए में कौन कौन सी मैंने क्या ट्रिक बताई थी? है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सेकंड ए की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। पी ब्लॉक 13 to 18 बिलोंग करता था। 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली। एक और नाम बताया था, अब आप बताओगे। 17 ग्रुप को हेलोजन जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, 18 ग्रुप को इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस बोला था। इनके एलिमेंट को याद करने की मैंने ट्रिक बताई है और अपने नोट्स में लिख कर भी दी है ताकि आप लोग भूल ना जाओ। अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करते हैं। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक में वो होते हैं 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक। इसमें एलिमेंट आते हैं 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। उसके बाद आती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज।
सेकेंड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, 39 एटेरियम टू 48 कैडमियम तक। इसको याद करने की ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहों पर आगे खड़ी। ऐसे याद करोगे, यारी मतलब 39 एटेरियम, ज़रा 40 जर्कोनियम, निभाना 41 नायोबियम, 42 मौत मोलिब्डेनम, तक 43 टेक्नीशियम, 44 रुकावटें मतलब रुथीनियम, 45 रोडियम राहों पर मतलब पैलेडियम मतलब 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर आगे तो एजी तो होता है तो 47 सिल्वर एंड 48 कैडमियम खड़ी तो ऐसे याद करो 48 कैडमियम। एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी सीरीज को, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है किस पीरियड में आएंगी, ये 6 पीरियड में आएंगी। इसको क्या बोलेंगे, अगर 6 पीरियड में आ रही है तो डी में n-1 आता है, इसलिए कौन सी सीरीज हो गई, 5D सीरीज। नो डाउट 57 लेंथेनम डी ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन इसी में 6 ब्लॉक में कौन से एलिमेंट को रखा गया है, लेंथेनोइड्स को, तो उसको छोड़ देते हैं, वो हम F ब्लॉक में पढ़ेंगे। 57 लेंथेनम, भले ही लेंथेनम इसमें भले ही F ब्लॉक को रखा गया है, जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं उसका जो 6 पीरियड है, नो डाउट उसमें डी ब्लॉक को रखा गया है, लेकिन 57 लेंथेनम तो डी ब्लॉक उसी में ही आ रहा है ना, नो डाउट उसमें अगर F ब्लॉक रखा हुआ है तो इसके मेंबर कैसे याद करोगे, 57 लेंथेनम, उसके बाद 58 सीरियम टू 71 तक F ब्लॉक को रखा गया है, देन 72 टू 80 डी ब्लॉक है। कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक है याद करने की, लापता वरना रमेश उधर इधर से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। लापता जो रमेश है इधर उधर से पिटेगा और फिर हॉस्पिटल जाएगा। ला मतलब 57 लेंथेनम, हाँ 72 हाफनियम, पता 73 पता तार है ना तो टेंटेलम, 74 वरना टंगस्टन बोलते हैं इसको, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। रमेश 75 रीनियम, 76 ऑस्मियम, 77 इधर इरिडियम, 78 प्लैटिनम पिटेगा एंड 79 गोल्ड को किससे सिंबल क्या होता है, AU, इसलिए और हॉस्पिटल 80 मतलब मरकरी। याद हो गया। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को कैसे याद करोगे, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहों पर आगे खड़ी, ऐसे ही याद होगा ये। एंड थर्ड ट्रांजिशन कैसे याद करोगे, लापता वरना रमेश उधर इधर से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है जी, ये एलिमेंट मैंने आपको याद करा दिए। अब आप मुझसे नहीं बोल सकते हो कि आपने याद नहीं कराए। मैंने S ब्लॉक के मेंबर भी याद करा दिए, आपको D ब्लॉक के मेंबर भी याद करा दिए, आज ही याद कराए हैं, और P ब्लॉक के मेंबर भी मैंने आपको याद करा दिए थे विद ट्रिक भी आपको बताई थी मैंने। अब बचते हैं F ब्लॉक के मेंबर, तो जब F ब्लॉक पढ़ेंगे तब F ब्लॉक के मेंबर याद करेंगे। ओके जी, तो किसी को कोई डाउट है? आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ उसको, जल्दी से पूछो किसी को कोई डाउट है तो। PYQ लगाते हुए चल रहे हैं ना आप लोग, PYQ लगाते हुए चल रहे हो ना। अगर PYQ डेली लगाना है, मैं जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करा रही हूँ ना, डेली उससे रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस PYQ में आसानी से मिल जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और अगर फिर भी आपसे PYQ, ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर आपको फिर भी कोई किसी क्वेश्चन या फिर किसी PYQ में डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस पूरे क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं विद सॉल्यूशन आपका रिप्लाई करूँगी। ओके जी, तो चलिए, किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेली क्वेश्चंस लगाइए। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप PYQ नहीं लगाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं ढंग से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। डेली आपको हैबिट बना लेनी है। 1 महीने तक आप अपनी हैबिट बना लोगे ना कि लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद जो लेक्चर में पढ़ाया उसके जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ किया, उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद उससे मिलते जुलते 50 क्वेश्चन कर लिए। 1 महीने तक आप कंटिन्यू डेली करोगे, फिर आपके हैबिट में आ जाएगा। तो आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है जी। तो चलिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। ओके, बाय।